जब अविनाश और रेखा ट्रेन से उतरे तब तक शाम हो चुकी थी। अपने बेटे और बहू को ट्रेन से उतरते देख गोकुलदास उनके पास गए। अविनाश अपने पिता और रेखा अपने ससुर को देखकर मुस्कुराते हुए उनके पास गए। आ गए तुम लोग, देखकर कितना अच्छा लग रहा है, क्या कहूँ। जब अविनाश और रेखा गोकुलदास को प्रणाम करने गए। अरे ये क्या कर रही हो बहू रानी, इस समय तुम्हें बिल्कुल नीचे झुकने की जरूरत नहीं है। बाबा तुम फिर इतनी तकलीफ क्यों उठाकर आए, मैं रेखा को लेकर ठीक चला जाता। अरे ये क्या बात हुई, मेरा बेटा और बहू आ रहे हैं, और वो भी जब बहू माँ बनने वाली है, तो क्या मैं उसे लेने नहीं आऊँगा। अब और देरी नहीं, तुम्हारी माँ तुम दोनों का इंतजार कर रही है, जल्दी घर चलो। यह बताना जरूरी है कि अविनाश काम के सिलसिले में बाहर रहता है और उसी ऑफिस में उसकी मुलाकात रेखा से हुई थी। रेखा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। गोकुलदास और उनकी पत्नी कौशल्या रेखा से बहुत प्यार करते हैं। पहला बच्चा आमतौर पर मायके में होता है, लेकिन रेखा का कोई अपना नहीं है, इसलिए सभी की इच्छा थी कि उसका बच्चा गांव के घर यानी अविनाश के जन्म स्थान पाटुलीगंज में हो। बाबा तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है, इस सर्दी में फिर भी इतनी तकलीफ उठाकर आए। अरे छोड़ो, बेटे बेटी के लिए इतनी सी बात में क्या तकलीफ, और फिर मैं दादा बनने जा रहा हूँ, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। इसके बाद तीनों घर की ओर रवाना हुए। इच्छापुर के गांव के घर पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। कौशल्या ने रेखा और अविनाश को गले से लगा लिया, लेकिन उनकी नजर रेखा पर कुछ ज्यादा ही थी। अविनाश को यह देखकर और भी खुशी हुई। रेखा भी कौशल्या और गोकुलदास से बहुत प्यार करती थी। माता पिता ना होने का दुख उन्हीं लोगों ने पूरा किया था। पहला बच्चा होने से पहले की सारी रस्में ठीक ठाक निभाई गईं। रेखा पहली बार अपने ससुराल आई थी, इसलिए अगले दिन सुबह वो घर के आसपास घूमकर सब कुछ देख रही थी। तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा बाहर से अच्छी तरह बंद था। अविनाश, अविनाश इधर सुनो। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुला रही हो? मैं अखबार में एक दिलचस्प खबर पढ़ रहा था। सारे कमरे खुले हैं, तो इस कमरे में ताला क्यों लगा है? और ताले की हालत देखकर लगता है इसे बहुत दिनों से खोला नहीं गया। और पास में ये लाल कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? रेखा की बात सुनकर अविनाश का हंसता हुआ चेहरा पल भर में गायब हो गया। कुछ देर उस कमरे की ओर देखकर बोला, ओह, उस कमरे में कुछ खास नहीं है, अब पुराना सामान रखा है, इसलिए इस तरह से बंद किया हुआ है। और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस समय अकेले इधर उधर मत जाया करो, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। कमरे में अकेले बैठकर बहुत बोरियत हो रही थी, इसीलिए घूम कर देख रही थी। बाबा माँ भी घर पर नहीं है, हमारे नाम से पूजा करने मंदिर गए हैं। मैंने कई बार कहा कि मुझे भी ले चलो, लेकिन मंदिर बहुत दूर है, इसीलिए मुझे नहीं ले गए। मंदिर बहुत दूर है और तुम्हें गांव की कच्ची सड़कों पर चलने की आदत नहीं है, इससे परेशानी ही होती। अच्छा, यहाँ खड़े रहने के बजाय कमरे में चलो। अविनाश जैसे कुछ बात छिपाते हुए रेखा का हाथ पकड़कर कमरे की ओर ले गया। रेखा और अविनाश के चले जाने के बाद उस बंद कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुल गई और अंधेरे में ऐसा लगा जैसे कोई काली परछाई हिल रही हो। कुछ ही देर में खिड़की अपने आप बंद हो गई। रेखा परिवार के सभी लोगों के साथ खुशी खुशी समय बिताने लगी और उस बंद कमरे की बात भूल गई। सभी के दिन बड़े आनंद में बीत रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद अविनाश के परिवार में एक दुखद घटना घटी। अविनाश के दूर के ताऊजी मुरलीलाल का निधन हो गया। ताऊजी को लेकर शमशान कब रवाना होंगे? 3 घंटे से पहले डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसलिए निकलते निकलते काफी रात हो जाएगी। मैं कहती हूँ अविनाश, तुम रात में शमशान मत जाओ। ये क्या कह रही हो? ताऊजी का देहांत हुआ है और उनके अंतिम संस्कार में मैं नहीं जाऊंगा। इस समय मुझे भैया के साथ रहना ही होगा। तूने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तू कुछ दिन बाद पिता बनने वाला है। बहू का 6ठा महीना चल रहा है और इस समय खासकर रात में शमशान जाना ठीक नहीं है। तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हम सब तो है ही, तू मत जा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अरे ये 2025 का साल है और तुम अब भी इन बातों को मानते हो? एक बार परिवार में बड़ा नुकसान हो चुका है और मैं कोई नुकसान नहीं चाहती। अरे माँ, फिर वही पुरानी बात। मैंने कहा था ना, पुरानी बातों को याद मत करो। कौन सा नुकसान माँ? हमारे परिवार की एक घटना है जो तुम्हें नहीं बताई गई। अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस समय तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को किसी भी चीज की चिंता करना ठीक नहीं है। समय आने पर बता दूंगा। फिर भी
तू ना जाए तो अच्छा होगा। अरे इतनी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बाबा माँ, तुम लोग चिंता मत करो, न मुझे न अविनाश को कोई खतरा होगा। तुम्हारा आशीर्वाद है तो कोई खतरा कैसे हो सकता है। सचमुच में तू शहर में पली बढ़ी है, इसीलिए शायद इन बातों पर विश्वास नहीं करती। मेरी और तेरे बाबा की उम्र हो गई है, इसीलिए हमारी चिंता मत कर, हमें तेरी चिंता है। तू कुछ दिन बाद माँ बनने वाली है और इस समय अविनाश का शमशान जाना ठीक नहीं है। इसके बाद अविनाश और रेखा बहुत समझा बुझाकर माँ बाप को मना लेते हैं। अविनाश के ताऊजी यानी मुरली लाल के शव को लेकर जब वे पाटुलीगंज के शमशान की ओर रवाना हुए तब रात 12 बज चुके थे। बारिश का मौसम होने की वजह से हल्की हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी। गांव की कच्ची सड़कों से कुछ लोग शव को कंधे पर लेकर शमशान की ओर बढ़ रहे थे, किसी अपने को विदाई देने के लिए। सबकी आंखों में आंसू थे। बीच बीच में बोल हरी हरी बोल की आवाज शांत वातावरण को तोड़ रही थी। अविनाश सबसे आगे खोई फेंकते हुए चल रहा था। तभी अचानक रास्ते की एक ओर से एक काली बिल्ली अंधेरे से निकलकर सामने आई और एक अजीब सी सिसकी जैसी आवाज की। गहरी रात में अचानक बिल्ली को देखकर सभी ठिठक गए। बिल्ली का आकार सामान्य से कुछ बड़ा लग रहा था। वह रास्ते के बीच में कुछ देर खड़ी रही। अविनाश की ओर देखकर फिर से एक भयानक आवाज में सिसकी और रास्ते के दूसरी ओर झाड़ियों में घुस गई। अरे अविनाश, जरा रुक। काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया और तू ऐसे ही रास्ता पार कर गया। ठोक कर उसे काटना पड़ता है। अविनाश इस बार थोड़ा नाराज हो गया, लेकिन कुछ जवाब दिए बिना आगे बढ़ गया। जब वे आगे बढ़े, जिस ओर बिल्ली भागी थी वहां अंधेरे में एक काली परछाई उभरी जो जैसे हवा में तैर रही हो। कुछ और रास्ता तय करने के बाद सभी पाटुलीगंज के शमशान पहुंचे। लकड़ियां जुटाकर शव का अंतिम संस्कार शुरू हुआ। शव को आग लगाकर देह को इस लोक से मुक्त करने का काम खत्म होने तक रात के 2 बज गए। घर लौटने से पहले अविनाश एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आसानी से समझ गया कि ये किसी लड़की की आवाज है। अंधेरे में इधर उधर देखकर वो समझने की कोशिश करता है कि रोने की आवाज कहां से आ रही है। उसे पता चलता है कि एक बरगद के पेड़ के तने के नीचे एक लड़की बैठी है। आप इतनी रात में यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं? लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने घूंघट डाल रखा था। वो सिर झुकाए हुए बोली, मेरा घर दूर के गांव में है। कुछ पैसों के लालच में मेरे पिता मुझे बेचना चाहते थे। किसी तरह भागकर मैं बच गई। लड़की की आवाज सुनकर अविनाश समझ गया कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। ये क्या, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? नहीं नहीं, पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। सब लोग इसमें शामिल हैं। मेरे पिता को खबर लग जाएगी और वे मुझे मार भी सकते हैं। तो क्या तुम पूरी रात शमशान में रहोगी? इससे तो और खतरा बढ़ सकता है। मेरे पास तो कहीं जाने की जगह ही नहीं है। लड़की की बात सुनकर अविनाश को बहुत दया आई। वो कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, तुम मेरे साथ हमारे घर चलोगी? अब नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मेरी पत्नी रेखा गर्भवती है और मेरी माँ की उम्र हो गई है। वे अकेले सब कुछ संभालने में परेशानी महसूस कर रही हैं। गांव में रेखा की देखभाल के लिए कोई नहीं मिल रहा। तुम उसकी देखभाल कर सकती हो। इससे तुम्हें रहने की जगह और कुछ कमाई भी हो जाएगी। बाद में तुम्हारे लिए कोई पक्की व्यवस्था कर देंगे। क्या कहती हो, चलोगी? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी बातों से ही समझ गई। ठीक है, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम तो बताया ही नहीं और तुमने अपना चेहरा इस तरह क्यों ढक रखा है? अब तुम्हें कोई डर नहीं। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। मेरा नाम चेताली है। हमारे गांव का नियम है कि पर पुरुष के सामने घूंघट नहीं खोलना चाहिए। बुरा मत मानिए। चेताली, तुम्हारी आवाज मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। और चेताली नाम मेरे... अविनाश अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। तभी बाकी लोग उसे बुलाने के लिए वहां आ गए। अविनाश, तू यहाँ? अरे ये लड़की कौन है? इतनी रात में शमशान में क्या कर रही है? बाबा, इसका नाम चेताली है। ये हमारे साथ घर चलेगी। कल से ये रेखा की देखभाल करेगी। बिना जान पहचान के तू किसी लड़की को घर ले जाएगा? अविनाश सबको चेताली की जिंदगी की दुख भरी कहानी सुनाता है। ये सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन गोकुल दास बस एकटक उस लड़की को देखते रहते हैं। उन्हें नहीं पता क्यों,
लेकिन उसे देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। हालांकि गोकुलदास ये अच्छी तरह जानते थे कि उनका बेटा अविनाश बचपन से ही किसी का दुख नहीं देख सकता और अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो अब रात बीतकर सुबह होने वाली है, सब घर पर इंतजार कर रहे हैं। शमशान से जब सभी घर की ओर रवाना हुए तब सुबह होने को थी। घर पहुंचकर नीम के पत्ते मुंह में डालकर और लोहे को शरीर पर छुआकर गोकुलदास और अविनाश घर में दाखिल हुए। यथावत कौशल्या और रेखा उस नई लड़की के बारे में पूछने लगी। अविनाश ने फिर से सारी बात बताई। रेखा को लड़की को देखकर जितनी खुशी हुई, कौशल्या उतनी ही नाखुश थी। कई बार कहने पर भी उसने अपने चेहरे का घूंघट नहीं हटाया। चैताली को अविनाश और रेखा के बगल वाले कमरे में ठहरने के लिए दिया गया ताकि जरूरत पड़ने पर रेखा उसे बुला सके। तुम अभी आराम कर लो, तुमने पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ झेला है, कल से काम शुरू करना। आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। अरे इसमें कुछ खास नहीं है। इंसान होकर अगर इंसान की मुसीबत में साथ ना दे तो कैसा इंसान। मैं घर के सारे काम भी कर दूंगी। अच्छा, वो तो देखा जाएगा। तुम्हें जो अच्छा लगे वही करना। अब जाकर आराम करो। चैताली अपने कमरे में चली गई। इसके बाद कौशल्या अविनाश को अपने कमरे में लाती है। बिना जान पहचान की एक लड़की को अचानक घर लाने की क्या जरूरत थी? कहीं कोई मुसीबत हो गई तो? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? इसमें मुसीबत की क्या बात है? इतनी बरसात की रात में शमशान के सन्नाटे में अगर कोई लड़की मुसीबत में हो और मैं उसे देखकर लौट आऊं, ऐसी शिक्षा तो तुमने या बाबा ने मुझे कभी नहीं दी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों उस लड़की को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये 2025 का जमाना है और उसने चेहरा घूंघट से ढक रखा है। और फिर क्या? उसकी आवाज भी कुछ अजीब सी है, जैसे एक शरीर में दो लोग बोल रहे हों। और मुझे नहीं पता क्यों उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। बहुत जानी पहचानी? क्या तुमने पहले कहीं सुनी है? कहाँ? हाँ, बहुत जानी पहचानी लग रही है, जैसे कई बार सुनी हो। लेकिन वो तो... ओह, तुमने क्या शुरू कर दिया, बिल्कुल जासूस बीवी की तरह। अविनाश एक मुसीबत में फंसी लड़की की मदद कर रहा है और तुम यहाँ कितनी कल्पनाएं कर रही हो। तुम हमेशा मुझे इस तरह कहते हो, जब मुसीबत आएगी तब समझ आएगा। अरे तुम दोनों फिर से झगड़ा क्यों शुरू कर रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। कौशल्या ने अचानक देखा कि कमरे की खिड़की के पास एक काली परछाई खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। कौन है? खिड़की के पास कौन खड़ा है? कौशल्या के इतना कहते ही वो काली परछाई हट गई। अविनाश और गोकुलदास जल्दी से बाहर अंधेरे में देखने गए, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हालांकि घर के बाहर मौजूद कुत्ता घर की ओर देखकर लगातार चीख रहा था और बीच बीच में सिसक रहा था, जैसे किसी आने वाली मुसीबत का संकेत दे रहा हो। बाहर तो कोई नहीं है। मैंने साफ देखा कोई खड़ा था। और ये कुत्ता इस तरह क्यों सिसक रहा है? ऐसा तो कभी नहीं करता। कुत्ते का इस तरह से सकना बिल्कुल अच्छा नहीं है। सबके समझाने के बाद कौशल्या कुछ शांत हुई। रात को जब सब खाना खाने बैठे, चैताली खाने नहीं आई। कई बार बुलाया, उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं खाएगी। उसे बहुत नींद आ रही है तो वो सो जाएगी। होना ही था। छोड़ो, उसे और मत बुलाओ। एक रात अच्छे से सो लेगी तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ बाबा, तुमने ठीक कहा। कौशल्या सबकी बात सुन रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। यथावत सभी खा पी कर सो गए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अविनाश के घर के बाहर का कुत्ता सर्दी से बचने के लिए एक कोने में सिकुड़कर सो रहा था। अचानक उसके कान खड़े हो गए, जैसे उसे किसी चीज का आभास हुआ हो। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और अंधेरे की ओर देखकर सिसकने लगा, जैसे कुछ देखकर बहुत डर गया हो। वो कूं कूं की आवाज करते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन एक पैर वाला वो कुत्ता ऐसा नहीं कर पाता। अंधेरे से एक काली परछाई उस असहाय कुत्ते की ओर बढ़ी। कुत्ते ने काटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। काली परछाई ने कुछ ही पलों में उसका सिर पकड़कर मरोड़ दिया। सर्दी की शांत रात में उसकी गर्दन टूटने की मटकी आवाज कुछ ज्यादा ही तेज लगी। कुत्ते के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली और वो धप से जमीन पर गिर पड़ा। अरे बाप रे, कुत्ते को इस तरह किसने मारा?
माँ की आवाज सुनकर अविनाश और रेखा बाहर गए और देखा कि कुत्ता मरा पड़ा है, लेकिन उसकी मौत से ज्यादा उसकी लाश की हालत देखकर हैरानी हुई। उसके शरीर से कई जगहों पर मांस तेज धार वाली किसी चीज से खुरच लिया गया था। रात भर खून सूख कर काला हो गया था। इश, कुत्ते की क्या हालत हो गई। जरूर किसी जंगली जानवर ने मारा होगा। जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो इस तरह मार सके। पीछे खड़ी चैताली। जिसने कुत्ते को मारा लगता है उसे बहुत भूख लगी थी और मारने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने मारकर मांस इस तरह खुरच लिया। आप लोग घर चले, इसके बारे में सोचकर सुबह सुबह मन खराब हो जाएगा। मैं इसकी लाश को घर के पीछे गाड़ दूंगी। हाँ, चैताली ने ठीक कहा, सब घर चलो। जब चैताली बोल रही थी तब कौशल्या की नजर उसके हाथ पर पड़ी। अरे, तुम्हारा हाथ तो इतना कट गया है। चैताली कौशल्या की बात सुनकर चौंक गई और पल भर में अपने हाथ को कपड़े से छिपाते हुए बोली, ओह, ये कुछ नहीं, शायद किसी चीज से लगकर कट गया होगा। इतना गहरा कट गया है, दवा क्यों नहीं लगाई? सब ठीक हो सकता है। कुछ नहीं होगा, ऐसा बहुत हुआ है, मेरा शरीर ऐसा ही है। चैताली की आखिरी बात का मतलब कोई ठीक से समझ नहीं पाया। अच्छा चैताली, तुमने सुबह कुछ नहीं खाया, तुम्हें भूख नहीं लगती? भूख तो लगती है, लेकिन अभी नहीं लगी, जब लगेगी खा लूंगी। आप मुझे मछलियाँ दे दीजिए, मैं काट देती हूँ। मुझे कच्ची मछली की गंध बहुत अच्छी लगती है। कौशल्या को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि कच्ची मछली की गंध अच्छी लगती है, ये कैसी बात है। अच्छा तो काट लो, तुम तो मर्दों के सामने घूंघट नहीं खोलती थी, अब तो खोल सकती हो। नहीं नहीं, मैंने इस चेहरे को किसी को नहीं दिखाया। कौशल्या इसके बाद काम में व्यस्त हो गई और देखा कि चैताली ने कितने सुंदर तरीके से मछलियां काटी और बार बार उन्हें हाथ में लेकर देख रही थी। सारी मछलियां काटने के बाद कुछ कच्ची मछलियाँ मुझे दे देंगी? कच्ची मछलियां लेकर क्या करोगी? सुबह एक बिल्ली आई थी घर में, उसी के लिए। बिल्ली? इस घर में तो कोई बिल्ली नहीं है। शायद नहीं आई है। अच्छा ठीक है, रख लो। दीदी, वो कमरा इस तरह बंद क्यों है? उसे खोलो, मैं साफ कर देती हूँ। मैंने भी अविनाश से पूछा था, लेकिन उसने उस कमरे के पास जाने से भी मना किया। क्यों, ये तो नहीं बताया। लगता है उस कमरे में कुछ ऐसा है जो सबके सामने नहीं लाना चाहते। उस दरवाजे की चाबी कहाँ है, जानती हो? ऐसा क्या हो सकता है? चाबी कहाँ है ये भी तो नहीं पता। अगर चाबी मिले तो खोल सकते हैं। तुम्हें चाबी मिल गई है क्या? कहाँ मिली? वो मैंने एक जगह से पाली। बताओ, तुम दरवाजा खोल सकती हो? हाँ, मुझे भी बहुत उत्सुकता है कि उस कमरे में क्या है। अगर तुम्हारे पास चाबी है तो तुम ही क्यों नहीं खोलती? नहीं नहीं, मैं नहीं खोल सकती। लो, ये चाबी। चैताली ने रेखा के हाथ में चाबी दे दी। रेखा ने पहले लाल कपड़ा हटाया, फिर चाबी से ताला खोलने लगी। तभी, ये क्या रेखा, तुम उस कमरे को क्यों खोल रही हो? मैंने कहा था ना उस कमरे में मत जाना। और ये चाबी कहाँ से मिली? रेखा कमरे का दरवाजा नहीं खोल पाई। पुरानी चाबियों के गुच्छे में मिली। देखना चाहती थी कि उस कमरे में क्या है। तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हें सब जानने का हक है। मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इस कमरे के सामने से चलो। सब उस कमरे के सामने से चले गए, लेकिन दरवाजे पर फिर से ताला नहीं लगाया गया। चैताली एक बार रुककर पीछे मुड़कर कमरे की ओर देखती है, जैसे दरवाजे को ही घूर रही हो। अगली सुबह। सचमुच चैताली, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुमने मेरे सिर में तेल लगाया, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या कहूँ। तुम्हारी देखभाल के लिए ही तो आई हूँ। तुम इस घर की बहू हो और इस वंश की उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली हो। ऐसे में यदि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूं तो कैसे चलेगा? रेखा को समझ नहीं आया, लेकिन जब चैताली उसके बालों में तेल लगा रही थी, उसने एक बाल चुपके से तोड़ लिया और अपनी साड़ी के आंचल में रख लिया। कुछ समय बाद, चैताली, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। नहीं नहीं, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों, अभी खा लो। सुबह से कितना काम कर रही हो। अरे वो तो कुछ भी नहीं, मुझे इसकी आदत है। अच्छा माँ, वो कच्ची मछलियाँ कहाँ रखी हैं? सुबह कहा था ना कि बिल्ली को दूंगी। वो तो रसोई में ही रखी है, ले लो। अच्छा ठीक है। चैताली मछलियां लेकर बाहर चली गई। काफी देर बीत जाने के बाद भी चैताली नहीं लौटी। हमारा खाना तो खत्म हो गया और चैताली तो बिल्ली को मछली देने गई थी, उसका तो कोई अता पता नहीं।
हाँ माँ, तुमने ठीक कहा। मुझे लगता है वो बिल्ली को अपने हाथ से खिलाकर फिर आएगी। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। कौशल्या चैताली को ढूंढने बाहर गई। घर के पीछे जामरूल के पेड़ के नीचे उनकी नजर पड़ी, जहां एक मोटी काली बिल्ली कच्ची मछलियां खा रही थी। बिल्ली का आकार कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। कौशल्या कुछ देर तक बिल्ली को एकटक देखती रही। बिल्ली ने जैसे समझ लिया कि कौशल्या उसे देख रही है, उसने पीछे मुड़कर फुसफुसाते हुए म्याऊं म्याऊं की आवाज की, जैसे कह रही हो कि उसके खाने के समय वहां ना रुके। बिल्ली के काले चेहरे पर लाल खून लगा हुआ था, जिससे और भी भयानक लग रही थी, लेकिन चैताली कहीं दिखाई नहीं दी। कौशल्या वापस घर की ओर चल पड़ी। माँ, आप मुझे ढूंढ रही थी? कौशल्या थोड़ा चौंक कर पीछे मुड़ी और देखा कि वही घूंघट वाला चेहरा चैताली खड़ी है। अरे चैताली, तुम इतनी देर कहाँ थी? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। आप जहाँ थी मैं वहीं थी। कौशल्या उसकी इस बात का मतलब ठीक से समझ नहीं पाई। वो काली बिल्ली वही है जो हमारे घर में नई आई है? हाँ वही। कितनी सुंदर है ना, मछलियाँ उसे बहुत अच्छी लगी। बिल्ली ने तुम्हें बताया क्या? कह सकते हैं। चैताली काम कैसी कर रही है? काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन उसकी बातें और चाल चलन बहुत अजीब और रहस्यमय है। अभी यहाँ है, अगले पल वहाँ नहीं, और उसकी कई बातों का मतलब भी मैं ठीक से समझ नहीं पा रही। कौशल्या इसके बाद दोपहर की घटना गोकुल दास को बताती है। अरे ये तो बहुत सामान्य बात है। काली बिल्ली उसे पसंद है, इसलिए उसने ऐसा कहा। नहीं जानती, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा अविनाश, तुमने कहा था ना कि उस बंद कमरे की बात बताओगे, अब बताओ। हाँ, तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हें सब जानने का हक है। सुनो फिर, वो जो बंद कमरा है वो मेरे बड़े भाई का था। तुम्हारे बड़े भाई का था? ये क्या कह रहे हो? मेरे बड़े भाई का नाम सुअविनाश था। जब उनकी शादी हुई तब मैं कॉलेज में पढ़ता था। भाई ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। जिस गांव में भाई पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उसी ऑफिस में वो भी काम करती थी। लड़की अनाथ थी, गांव के छोर पर अकेली रहती थी। भाई को पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, और सचमुच वो बहुत सुंदर थी। माँ बाबा ने भी भाई की पसंद को मान लिया। उसका वंश परिचय क्या है, वो इतने दिन अकेले कैसे और क्या करके रहती है, कुछ नहीं पूछा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन हमारे परिवार पर वो विपदा आन पड़ी। अचानक भाई की मृत्यु हो गई। उस समय भाभी 6 महीने की गर्भवती थी। भाई की मृत्यु कैसे हुई? पहले तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में जो पता चला वो सुनकर मैं हैरान रह गया। सुनो पूरी बात। भाई की मृत्यु के बाद भी माँ बाबा भाभी की बहुत देखभाल करते थे, जैसे अपनी बेटी से भी ज्यादा। माँ ने भाभी को अपने कमरे में रहने को कहा, लेकिन वो उस कमरे को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन एक बात अजीब थी, भाई की मृत्यु के बाद गहरी रात में उनके कमरे से कभी कभी अजीब सी आवाजें आती थी। एक रात, रोज रात को ये बहू के कमरे से कैसी आवाजें आ रही हैं? बहू से पूछा तो उसने कहा कि उसे बचपन में नींद में बोलने की आदत है, लेकिन आज रात तो आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है। कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? इस समय कभी भी दर्द उठना तो सामान्य है। मैं जाकर देखती हूँ। माँ उस कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उस दिन भाभी एक खिड़की का पल्ला बंद करना भूल गई थी। अरे, वो खिड़की तो खुली है। बहू को बुलाती हूँ। उस दिन मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर की परीक्षा खत्म हुई थी और मैं घर पर था। माँ ने इतना भयानक दृश्य देखा कि मुझे और बाबा को भी बुला लिया। हमने देखा कि भाभी के सिर पर लाल सिंदूर, लाल साड़ी पहने हुए वो जैसे किसी दूसरी दुनिया में थी। कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। कमरे के बीच में आग का धुनी जल रहा था। हमने वो भयानक और डरावना दृश्य देखा। अभी इस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दो, यह कोई सामान्य लड़की नहीं है। भाभी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? माँ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। हमारे बार बार बुलाने पर भी भाभी ने भयानक आवाज में कहा, ओह, तुमने देख लिया, अच्छा हुआ। मैं आज रात पिशाच सिद्धि प्राप्त करूंगी। तुम्हारे बेटे को मेरी असल सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। मैंने कहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन वो मुझे रोकने आया था। तुम भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम भी मरोगे। भाई की मृत्यु की बात सुनकर और ये भयानक दृश्य देखकर हम अपना आपा खो बैठे। तू पिशाचनी है, देख तेरा क्या करता हूँ।
तुम लोग दरवाजा बाहर से ताला लगाओ और खिड़की भी बाहर से बंद कर दो। मैं पीर बाबा को बुला कर लाता हूँ। बाबा बाहर गए। भाभी यानी वो पिशाचनी बार बार चीख कर कह रही थी, दरवाजा खोल वरना तुम भी नहीं बचोगे। कुछ देर बाद पीर बाबा हमारी बात सुनकर हमारे घर आए। मैंने सब बात सुन ली। तुमने अच्छा किया जो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, वरना आज रात वो तुम सबको मार डालती। यह असल में इंसान का चेहरा लेकर रहने वाली पिशाचनी है। यह पुरुषों को अपने रूप के जाल में फंसाकर अमावस्या की रात उसे पिशाच की बलि देती है और नरक में जगह पाती है। अगर ये काम पूरा हो गया तो इनकी मृत्यु नहीं होती। तो क्या इसकी मृत्यु नहीं होगी? नहीं, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए उसे कमरे से बाहर निकलकर काली बिल्ली का रूप धारण करना होगा, तभी वो नरक में पिशाच के पास जा सकेगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके बाद मैंने और एक दृश्य देखा। पीर ने जैसे ही दरवाजा खोला, पिशाचनी उस पर झपट पड़ी, लेकिन पीर तैयार होकर आए थे। उसके कुछ करने से पहले ही एक तेज चाकू पिशाचनी के बाएं में घोंप दिया। भयानक चीख के साथ पिशाचनी कपूर की तरह गायब हो गई। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन इस कमरे को मैं बंद कर दूंगा। इस कमरे में फिर कभी कोई नहीं जाएगा। रेखा सारी बात सुनकर हैरान रह गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। गहरी रात में रेखा अचानक छटपटाने लगी। रेखा को ऐसा करता देख अविनाश घबरा गया। तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों कर रही हो? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अविनाश दौड़कर माँ बाबा को बुलाने गया। अविनाश की बात सुनकर गोकुल दास और कौशल्या भी दौड़कर आए। रेखा, क्या हुआ? क्या तकलीफ है, मुझे बता। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मैं नहीं बचूंगी। छी, ऐसी बात मत बोल। गोकुल दास ने गौर किया कि इतनी बातों के बावजूद चैताली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने डॉक्टर को कई बार फोन किया, लेकिन वो उठा ही नहीं रहा। गोकुल दास चैताली को बुलाने गए और देखा कि वो कमरा खुला हुआ है। कमरे के अंदर चैताली जमीन पर बैठी थी और उसके सामने एक छोटी सी गुड़िया थी जिसके शरीर पर बाल लपेटे हुए थे। वो एक सुई से उस गुड़िया को चुभो रही थी। ये क्या चैताली, तुम ये सब क्या कर रही हो? चैताली धीरे धीरे मुड़ती है और अपने चेहरे का कपड़ा हटाती है। तू? हाँ, मैं ही हूँ, तुम्हारे बड़े बेटे की पत्नी। समझ गए? तुमने सोचा था मैं मर गई। तुम्हारे छोटे बेटे की पत्नी का 6ठा महीना चल रहा है ना, और आज रात मैं उसकी बलि दूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो पीर भी नहीं। तू पिशाचनी! गोकुल दास उस पर हमला करने गए, लेकिन उसका शरीर जैसे वहां था ही नहीं। कोई भी चीज उसे चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। मैंने कहा था ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहकर उसने फिर से सुई गुड़िया में चुभोई और उसी समय रेखा चीख उठी। बस 1 घंटा और फिर तुम्हारी बहू खत्म। कौशल्या ने कमरे के बाहर से सब देख लिया और सुन लिया। तुम अभी पीर बाबा के पास जाओ। हाँ, तुम यहाँ देखो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, जाओ। ये कहकर वो फिर से मंत्र पढ़ने लगी। गोकुलदास पीर बाबा के पास गए और सारी बात बताई। इस बार मैं जाकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस पिशाचनी ने तुम्हारी छोटी बहू के शरीर में कुछ डालकर उसे वश में कर लिया है। अब उसे किसी चीज से मारा नहीं जा सकता। कुछ तो कीजिए बाबा, वरना हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। वो बहुत ताकतवर है। ताकतवर है, मगर अमर नहीं। पीर बाबा गोकुलदास के साथ उनके घर की ओर बढ़ते हैं। घर अंधेरे में डूबा है। अविनाश घबरा कर खड़ा है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें और नजर बार बार पिशाचनी के कमरे की खिड़की पर। बाबा, पिशाचनी अपने कमरे में है, आप जल्दी आइए। घबराना मत अविनाश, मैंने अभी मंत्रित भस्म तैयार की है। इस जादुई भस्म को खिड़की से फेंकते ही वो कमजोर हो जाएगी, और तभी तुम उसके कमरे में जाकर गुड़िया और लाल कपड़ा उठा लाना।
समझ गया बाबा, मैं तैयार हूँ। पिशाचनी जमीन पर बैठी है, उसके सामने गुड़िया और लाल कपड़ा रखा है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही है। कोई मुझे रोक नहीं सकता, आज रात सब खत्म हो जाएगा। खिड़की से अचानक पीर बाबा तेजी से अभिमंत्रित भस्म पिशाचनी पर फेंकते हैं। मेरी शक्ति कम क्यों हो रही है? नहीं। इसी बीच अविनाश धीरे धीरे कमरे में घुसता है। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वह जल्दी से गुड़िया और लाल कपड़ा उठा लेता है। पिशाचनी उसकी तरफ झपटना चाहती है मगर जमीन पर गिर जाती है। तभी पीर बाबा कमरे में आ जाते हैं। वो गुड़िया और लाल कपड़ा अविनाश से लेकर मंत्र पढ़ते हुए आग में झोंक देते हैं। लाल कपड़ा और गुड़िया जलते ही कमरे में गहरी धुंध फैल जाती है। पिशाचनी जमीन पर गिरकर तड़पती है और धीरे धीरे धुंध में घुलने लगती है। नहीं, ये संभव नहीं, नहीं। उसकी आवाज धुंध में खो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अविनाश और पीर बाबा धीरे धीरे कमरे से बाहर आते हैं। घर की सारी रोशनियां एक एक कर बंद हो जाती हैं। बाबा, अब सब खत्म हो गया? खत्म? कुछ बुराइयां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती अविनाश। अचानक पीछे की दीवार पर एक लंबी डरावनी परछाई उभरती है। उसकी आंखें जलती हुई लाल दिखाई देती हैं। मैं अभी भी यही हूँ। मुझे लगता है ना, लड़कों के कान बस ईयरफोन लगाने के लिए बने, क्योंकि सुनते तो ये वैसे भी किसी की नहीं है। थोड़ा हमारी भी सुन लिया करो साहब। कदे करिए। इंडिया की सबसे फेवरेट डिश कसम। खाओ मेरी कसम। खाओ खाओ, कदे करेंगे। काश कोई ऐसी धमकी सुनने को मिल जाए दोस्तों कि ज्यादा परेशान करोगे ना तो तुमसे शादी कर लूंगी मैं। हाँ, बड़ी करेंगे।